वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग डीसी शंट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़े थे और आज हम लोग को पढ़ना है डीसी सीरीज मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को। और आज की क्लास की लास्ट में आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह के एप्लीकेशन में किस तरह का मोटर सुटेबल रहेगा। शंट और सीरीज में से अगर आपके पास चॉइस हो, दोनों मोटर अवेलेबल हैं और लोड आपको पता है, तो किस मोटर से चलाने पे ज़्यादा स्पीड मिलेगी, ये सब चीज़ें आपको आज की क्लास के बाद ख़त्म हो जाएगी, मतलब पता चल जाएगा। क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि क्लैरिफाई हो। तो देखिए, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सबसे पहला है वो है स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस टॉपिक को हम लोग शंट मोटर के साथ कंपैरिजन करके चलेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने का मेन पर्पस यही है कि हम कंपेयर कर सकें कि किस कंडीशन में कौन सा मोटर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। तो इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर करते चलेंगे। तो शंट मोटर का अगर आप इसको अगर काफ़ी दिन हो गया, अगर आप भूल गए हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा। शंट मोटर का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें, स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो शंट मोटर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसका जो शंट ब्रांच है वो सेपरेट है पैरेलल में, आपको ध्यान में होगा। और इस कारण से जो करंट है, फील्ड करंट, वो कांस्टेंट होता है और फील्ड फ्लक्स भी लगभग कांस्टेंट होता है। तो ये जो फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ये जो फार्मूला था जो कि ओमेगा एम और आई ए को रिलेट कर रहा था। तो इसमें देखें, अगर हमने जैसा देखा भी था स्टार्टिंग में कि चूंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, तो जैसे ही हम लोग शंट मोटर में जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं, उस समय स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, नो लोड स्पीड, जो कि मैक्सिमम स्पीड होती है, हम लोग बात कर चुके हैं इसमें। और उस समय आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत कम होती है ना, और स्पीड मैक्सिमम होती है नो लोड पे, ठीक है, जिसको कि यहाँ से लिखा जा रहा है। ये फाई का पार्ट जो है, ये फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। और स्टार्टिंग में चूंकि आर्मेचर करंट बहुत कम होता है, क्योंकि लोड टॉर्क फ्रिक्शनल टॉर्क है, नो लोड मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क, तो आई ए की वैल्यू शुरू में बहुत कम होती है, इसलिए ये पूरा वैल्यू मैक्सिमम होता है। ये कांस्टेंट है, ये बहुत कम है, मतलब ये पार्ट ही बहुत कम है, और इसी को हम लोग नो लोड कहे भी थे स्पीड। और जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे ये तो कांस्टेंट है लगभग, और ये बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ेगा तो यानी ये वाला पार्ट बढ़ता जाएगा, और ये कांस्टेंट है, ये बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा कि टोटल स्पीड घटेगी, जो कि इस ग्राफ में आपको दिख रहा है। मतलब कि हम देख रहे हैं शंट मोटर में कि जब लोड बढ़ता है तो स्पीड घटती है, और उस चीज को इस इक्वेशन से हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सीरीज मोटर पे। तो सबसे पहले सीरीज मोटर का ये हम लोग देखते हैं सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये सीरीज वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग जो है वो सीरीज में है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ, ठीक है ना। इसका अगर यहाँ पर केवीएल लगाएं तो क्या मिलेगा, Vt इक्वल टू ई ए प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी, और दिस इंप्लाइज दैट, और ई ए तो हम लोग को पता है, ई ए क्या होता है, के फाई ओमेगा एम, ठीक है। तो यहाँ पर ई ए की जगह के फाई ओमेगा एम पुट करें, इसको इधर ले आए, तो ये क्या बच गया, के फाई ओमेगा एम। हमको स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच का रिलेशन चाहिए। तो ओमेगा एम इक्वल टू Vt अपॉन के फाई माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर ए सी। एक चेंज तो ये हुआ, यहाँ पर सिर्फ आर ए था, यहाँ आर ए प्लस आर ए सी, नीचे में के फाई। लेकिन इसके केस में जो फ्लक्स था वो क्या था, कांस्टेंट, फ्लक्स वाज कांस्टेंट, दैट वाज इक्वल टू Vt अपॉन आर एस एच। लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा वो फील्ड वाइंडिंग करेगा, है ना, और फील्ड वाइंडिंग से करंट कितना जा रहा है, आर्मेचर करंट ही जा रहा है कि नहीं, यानी फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। फ्लक्स मतलब फील्ड वाइंडिंग से जो करंट जाता है उसी के तो प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पर भी क्या है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, जो फील्ड करंट है, जो कि Vt अपॉन आर एस एच है। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी आता है तो करंट रख लिए, फाई इक्वल टू के इंटू आई रख सकते हैं, तो फाई इक्वल टू के इंटू आई। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, टॉर्क इक्वल टू के इंटू फाई इंटू आई, ये सब तो है। अब देखिए
एक तो तरीका है जनरल कि हम आपको सीधे सीधे बता दें कि क्या होगा, क्योंकि देखिए सिंपल, यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आएगा कि फाई इक्वल टू क्या है, k इंटू आई। तो यहाँ पर अगर फाई के जगह हम वो चीज पुट करें तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए जरा, ओमेगा m इक्वल टू वी टी अपॉन फाई इक्वल टू के इंटू आई ए पुट करना है, मतलब के ए इंटू के इंटू आई ए, ठीक है, माइनस आई ए इंटू आर ए प्लस आर एस सी अपॉन के इंटू आई ए। तो ये आई आई ए कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, वी टी अपॉन के ए इंटू आई ए माइनस यहाँ हो जाएगा आर ए प्लस आर एस सी अपॉन के ए इंटू के, ये हो जाएगा रिलेशन। अब इसमें आप देखिए आर ए प्लस आर एस सी अपॉन के इंटू के, दिस पार्ट इज कॉन्स्टेंट, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, और ये पार्ट वी टी अपॉन के इंटू आई ए है, ठीक है। अब आप सोचिए कि नो लोड कंडीशन में, जैसे यहाँ पे नो लोड कंडीशन था, ठीक है ना, नो लोड कंडीशन में जब आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत कम होती है तो उस समय स्पीड क्या होगा, वेरी है कि नहीं। जब करंट की वैल्यू बहुत कम है तो उस समय स्पीड क्या हो जाएगा, बहुत है, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, ये तो माइनस होगा, ठीक है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा करंट बढ़ेगा वैसे वैसे ये पार्ट तो कांस्टेंट है, करंट बढ़ेगा तो स्पीड भी घटेगी। मतलब कि इसके केस में भी वही है कि नो लोड पे स्पीड मैक्सिमम है, उसके बाद स्पीड घट रहा है, लेकिन हमको करना है कंपैरिजन, है ना, हमको शंट से इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमको ये जानना है कि अगर एक शंट मोटर है जिस पर कि अप्लाइड वोल्टेज हम सब कुछ हम सेम दिए हुए हैं और एक सीरीज मोटर है और दोनों को हमने नो लोड पे स्विच ऑन किया तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कंपैरिजन मतलब तो यही है, दोनों कंपेयर करना, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो नो लोड स्पीड होती है वो क्या होती है, वी टी अपॉन के एफ आई, ये वैल्यू बहुत कम होता है, इसको हटा लेते हैं, वी टी अपॉन के एफ आई, और फाई की वैल्यू समथिंग कांस्टेंट है, फाई की वैल्यू वी टी अपॉन आर एस एच के प्रोपोर्शनल समथिंग कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो आपको स्पीड है वो है वी टी अपॉन के इंटू आई ए, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई ए, और आई ए बहुत स्मॉल है नो लोड पे, तो स्पीड विल बी वेरी है, स्पीड इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। लेकिन अभी भी आपके मन में होगा कि सर इट इज़ नॉट गेटिंग क्लियर, ऐसा कहने से क्या होता है ना, इसको देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के उसको आपको देखना पड़ेगा कि शंट मोटर के कंपैरिजन में सीरीज मोटर की स्पीड नो लोड कंडीशन में ज़्यादा होती है कि नहीं होती है। तो इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए, और ज़रूरी भी है ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली मोटर में इंटरनली होता क्या है ना, तो उसके लिए हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे, ठीक है। जस्ट वन मिनट, देखिए हमने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है, ये शंट मोटर का इस तरफ हमने लिया है, टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम, आरएसएच 110 ओम, शंट फील्ड का वाइंडिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता भी है 110 ओम, और लोड टॉर्क जो कि फ्रिक्शन, हम नो लोड पे बात कर रहे हैं, नो लोड मतलब फ्रिक्शनल टॉर्क जो कि बहुत कम होता है, उसकी वैल्यू जनरली इसी रेंज में मिलेगी आपको 0.5 न्यूटन मीटर। हमने कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए के को 1 ले लिया, दोनों में के जो कांस्टेंट है वो 1। अब देखिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली कि नो लोड पे मोटर है, उसके साथ कोई लोड नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग ये देखेंगे कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में आने पे शंट मोटर की स्पीड क्या होती है, और फिर देखेंगे सीरीज मोटर की स्पीड क्या होती है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि जब हम लोग लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तब कैसे क्या होता है। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा सुनते रहिए, बस सिंपल। देखिए शंट मोटर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमने स्विच को ऑन किया, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे उस समय, मतलब स्विच को जस्ट हमने ऑन किया, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड कितनी होगी मोटर की, 0, क्योंकि मोटर स्टिल रखा हुआ है, स्टैंड स्टिल रखा हुआ है, हम स्विच को ऑन किए, उस समय स्पीड क्या होगा, 0, यानी ओमेगा एम क्या होगा, 0। ये इक्वल टू के फाई ओमेगा है, ये तो दोनों के लिए फॉर्मूला है, तो ओमेगा एम उस समय 0 होगा, मतलब कि EA उस समय क्या होगा, 0, जस्ट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग।
तो अगर हम लोग निकालना चाहें IAST मतलब स्टार्टिंग के समय का करंट, मतलब स्विच ऑन किए उस समय जो करंट मोटर ड्रॉ करेगा वो क्या होगा VT अपॉन RA, क्योंकि ये तो उस समय 0 है, तो VT कितना है 220 अपॉन RA कितना है 0.2, तो ये आ जाएगा 1100 एम्पियर। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना करंट ड्रॉ किया 1100 एम्पियर करेक्ट। अब देखिए, ठीक है, स्टार्टिंग में 1100 एम्पियर करंट ड्रॉ हुआ। अब हम लोग ये पता करते हैं कि फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, तो सिंस फाई इज प्रोपोर्शनल टू IF, फाई जो होगा फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा फील्ड करंट के, और IF इक्वल टू कितना है VT अपॉन RSH। तो यहां पे हम एक और एजम्पशन लेंगे कि फाई इक्वल टू K इंटू IF, IF कितना है VT अपॉन RSH, तो VT कितना है 220 अपॉन 110, यानी फाई इक्वल टू 2 वेबर 2K वेबर। यहाँ पर हम कैलकुलेशन के सिंप्लीफिकेशन के लिए K को भी मान ले रहे हैं, ठीक है ना, K को भी मान ले रहे हैं, K को भी मान ले रहे हैं, हालांकि इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया 2 वेबर, फाई इक्वल टू 2 वेबर, करंट कितना है 1100 एम्पियर। तो स्टार्टिंग में जैसे आपने स्विच ऑन किया उस समय करंट कितना ड्रॉ हुआ 1100 एम्पियर, फ्लक्स कितना जनरेट हुआ 2 वेबर, तो टॉर्क कितना लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क निकालें विच इज KA फाई IA, और K कितना है 1, तो 1 इंटू फाई कितना है 2 इंटू IA कितना है 1100, तो ये हो जाएगा 2200 न्यूटन मीटर। मतलब जैसे हमने स्विच ऑन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लगा 2200 न्यूटन मीटर और लोड टॉर्क कितना है 0.5 न्यूटन मीटर, तो ऑब्वियसली मोटर विल एक्सेलरेट, ऑब्वियस, क्योंकि लोड टॉर्क इज ग्रेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज ग्रेटर देन लोड टॉर्क, तो मोटर स्पीड पकड़ेगा। अब जैसे मोटर की स्पीड बढ़ने लगेगी तो क्या होगा ये बढ़ने लगेगा, फ्लक्स तो कांस्टेंट है, मोटर की स्पीड बढ़ेगी ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो IA घटेगा, क्योंकि IA क्या होगा VT माइनस E अपॉन R, ये बढ़ेगा तो IA घटेगा, IA घटेगा तो टॉर्क घटेगा, और टॉर्क स्पीड बढ़ता रहेगा। तो जब तक, पहले भी बात कर चुके हम लोग, जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लोड टॉर्क से ज्यादा स्पीड बढ़ता रहेगा तो करंट घटता रहेगा, स्पीड बढ़ता रहेगा। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी जब तक लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बराबर ना हो जाए, करेक्ट ना, ठीक है। तो जब TL इक्वल टू T इक्वल टू 0.5 हो जाएगा उस समय K फाई IA होता है, तो K तो 1 है, फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा 2 इंटू IA, तो उस समय IA कितना होगा बताइए 0.25 एम्पियर, तभी तो ये चीज सेटिस्फाई होगी, है कि नहीं। स्टेडी स्टेट कंडीशन में मतलब जब लोड टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों बराबर है तो किसके बराबर होगा 0.5 न्यूटन मीटर के, है ना। ये कब होगा K1 होगा, फ्लक्स तो उतना ही रहेगा 2 और करंट 0.25 होगा, तभी तो ये सेटिस्फाई होगा। मतलब कि IA स्टेडी स्टेट में हो जाएगा 0.25 एम्पियर, ठीक है। अब हम लोग ये निकालेंगे कि इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में आखिर स्पीड बढ़ के कितनी हुई, है ना, स्पीड बढ़ करके कितना होगा। तो देखिए, तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ है, यहाँ इस फॉर्मूला को लगाएंगे ओमेगा m इक्वल टू VT अपॉन K फाई, VT कितना है 220 अपॉन K तो 1 है, फाई कितना है 2 माइनस, और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि शंट मोटर का जो नो लोड स्पीड होता है वो यही होता है VT अपॉन K, आप देखिएगा लगभग यही आएगा, ये वैल्यू बहुत कम होगी क्योंकि आप देखिए करंट कितना कम है, और इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और कम हो जाएगा। चलिए इसमें पुट करें तो ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.2 और अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा 0.1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 110 माइनस 0.025 जो कि हो जाएगा आपको समथिंग लाइक 109 पॉइंट आई थिंक 975 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये स्पीड होगी शंट मोटर की नो लोड, ठीक है ना। मतलब कि आपने स्विच ऑन किया, क्या हुआ स्विच ऑन हमने किया, स्विच ऑन जैसे ही किया करंट बहुत हम ड्रॉ किए सप्लाई से, ठीक है, टॉर्क बहुत ज्यादा लगा, फ्लक्स तो कांस्टेंट है,
लोड टॉर्क से ज़्यादा है, स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, स्पीड बढ़ना शुरू हुआ, ये बढ़ना शुरू हुआ, करंट घटना शुरू हुआ, टॉर्क घटना शुरू हुआ, टॉर्क घट करके लोड टॉर्क के बराबर हुआ। और उस कंडीशन पर जब वो पहुंच गए तो वहां पे स्पीड कितनी है 109.975। अब यही सब चीजें इस पे करके देखेंगे और तब आपको पता चलेगा कि नो लोड स्पीड इसकी ज्यादा होती है कि नहीं होती है। देखिए सेम चीज करते हैं यहाँ पर भी हमने स्विच को ऑन किया, स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे तो उस समय स्पीड 0 होगी, यानी कि ये 0, तो उस समय आइए कितना होगा, आइए स्टार्टिंग विल बी Vt अपॉन दिस होल Ra प्लस Rs, तो हो जाएगा 220 अपॉन 0.3। तो 220 अपॉन 0.3 अगर आप कीजिए तो इससे तो कम ही आएगा, ये आ रहा है 733.33 एम्पियर। ठीक है। अब फ्लक्स निकाल लेते हैं, फ्लक्स कितना होगा। देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस यही है, इसमें फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है IF के, बल्कि यहाँ पे फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है IA के। ठीक है ना, और ठीक है, और फ्लक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या है कि फ्लक्स करंट के प्रोपोर्शनल है, तो जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मशीन का जो डायमेंशन है, स्ट्रक्चर है, सब कुछ सेम है। इसका मतलब यहाँ पर अगर हमने K को 1 माना है तो यहाँ पर भी K क्या है 1 है, तो K इंटू IA, यानी ये हो जाएगा 1 इंटू IA। IA कितना है 733.33 एम्पियर। तो फ्लक्स वेबर, तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी होगी 733.33 वेबर, और आर्मेचर का स्टार्टिंग करंट में कितना हो गया 733.33 एम्पियर। तो स्टार्टिंग टॉर्क which is Ka into phi into Ia, phi और Ia दोनों क्या है सेम है, क्यों, क्योंकि K को हमने 1 मान लिया है। ठीक है ना, तो TEST कितना होगा K into phi into Ia, Ka 1 है, phi कितना है 733.33 into Ia भी कितना है 733.33 न्यूटन मीटर, यूज वैल्यू, लार्ज वैल्यू कुछ भी है, ये वैल्यू 0.5 न्यूटन मीटर से ज्यादा है, मोटर स्पीड पकड़ेगा। फिर वही बात है, मोटर स्पीड पकड़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो आइए घटेगा, है ना, और आइए घटेगा तो टॉर्क घटेगा, क्योंकि आइए घटेगा तो टॉर्क, आइए भी घटेगा और फ्लक्स भी घटेगा। आइए घटने का मतलब आइए विल आल्सो डिक्रीज एंड फ्लक्स विल आल्सो डिक्रीज, तो टॉर्क विल डिक्रीज। ठीक है, और फिर वापस टॉर्क कहाँ पे इक्वल होगा 0.5 न्यूटन मीटर पे, तो वहां पे आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए at steady state TL equal to TE equal to 0.5 न्यूटन मीटर equal to 1 into, अब आप सोचिए कि जिस समय स्टेडी स्टेट पे होगा उस समय फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी और करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है कि K को हमने 1 माना है, इसका मतलब फ्लक्स इज इक्वल टू करंट, दोनों बराबर हैं, और दोनों को प्रोडक्ट होकर के आपस में कितना होना है 0.5, दोनों की वैल्यू क्या होगी √0.5, है ना, दोनों की वैल्यू क्या होगी √0.5, क्योंकि दोनों को सेम होना है ना, और प्रोडक्ट होकर के इतना होना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में जो करंट 733.33 एम्पियर ड्रॉ कर रहा था ये आपका मोटर, उसका करंट डिक्रीज होकर के √0.5 पे हुआ। जैसे इसके केस में भी स्टार्टिंग में करंट 1100 एम्पियर ड्रॉ कर रहा था और घट करके 0.25 एम्पियर हुआ स्टेडी स्टेट में। उसी तरह से यहाँ पर भी कितना हुआ √0.5। अब देखिए, अब निकालते हैं कि जब ये 0.5 हो गया तो कितनी स्पीड बढ़ी होगी, क्योंकि जब टॉर्क घटा होगा इस वैल्यू से 0.5 पे, तो जब तक घट रहा होगा तब तक तो ये लोड से बड़ा ही है, तो स्पीड तो बढ़ती रही होगी। तो फाइनल स्पीड क्या होगी, फार्मूला क्या होगा, स्पीड का फार्मूला ये मिट गया, हम यहाँ लिख रहे हैं ओमेगा m इक्वल टू Vt अपॉन Ka phi माइनस Ia इंटू Ra प्लस Rsc अपॉन Ka phi। तो इसको हम यूज करते हैं, Vt कितना है 220 डिवाइडेड बाय Ka तो 1 है, phi कितना है √0.5 माइनस Ia और phi दोनों तो सेम ही है, इसको कट कर देते हैं, यहाँ कितना होगा 0.3। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कीजिए 220 बाई √0.5 तो कितना हो रहा है ये ह्यूज 311।
0.126 माइनस 0.3 जो कि हो जाएगा 310.8 रेडियन पर सेकेंड। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख करके आपने ये समझा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख करके आपने ये समझा कि नो लोड पे शंट मोटर की स्पीड कितनी, सेम टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई किए हैं, आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी सेम है, कांस्टेंट्स भी सेम लिए हैं, इसकी स्पीड होती है 109.975। हम एक और बात आपको कहें कि अब आगे किसी भी अब आप अगर इसको बढ़ाएंगे ना, लोड को अगर आप बढ़ाएंगे तो किसी भी लोड के लिए जो स्पीड आएगी वो इससे कम ही आएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम है नो लोड का स्पीड। सिमिलरली इसमें भी ये मैक्सिमम है, लेकिन इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, तो नो लोड पे इसकी स्पीड इसके कंपैरिजन में लगभग 3 गुनी है ना। तो अगर दो मोटर्स हैं, शंट मोटर और सीरीज मोटर, और दोनों को आप सेम वोल्टेज सप्लाई दें और दोनों को नो लोड पे रखें और स्विच ऑन करें, तो विच विल मूव एट हाई स्पीड, सीरीज मोटर। और ये स्पीड डेंजरसली हाई हो जाती है ना, बहुत हाई हो जाती है, और इस स्पीड पे डैमेज भी होने का चांस है। इसलिए कहा जाता है कि सीरीज मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे ऑपरेट नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नो लोड पे स्पीड डेंजरसली हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं करंट बहुत कम हो गया, और हमने जो पीछे डेरिवेशन किया था उसमें आपको बताया था मैंने आपको कि स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का, ठीक है। तो यानी कि इट डिक्रीजेस, सॉरी मतलब कि नो लोड पे स्पीड बहुत हाई है, इसके कंपैरिजन में तो हाई है ही, ठीक है। अच्छा अब आइए देखिए जरा, अब देखिए अगर आपको ये जानने की इच्छा हो, ये तो आप समझ गए कि नो लोड पे इसकी स्पीड ज़्यादा हो, ठीक है। अगर अभी देखिए नो लोड पे ये मोटर, शंट मोटर कितना स्पीड ले रहा है, कितना करंट ले रहा है, 0.25 एम्पीयर, और नो लोड पे सीरीज मोटर कितना करंट ले रहा है, √0.5 मतलब 0.707। ये ले रहा था 0.25 एम्पीयर और ये ले रहा है 0.707 एम्पीयर। अगर आपके मन में ये इच्छा हो जानने की कि अगर सीरीज मोटर भी सपोज कि किसी लोड के लिए, किस कोई भी लोड है सीरीज मोटर पे, और वो उतना ही करंट ले रहा है जितना शंट मोटर ले रहा है, तब दोनों की स्पीड में क्या अंतर होगा? हो सकता है आए दिमाग में कि जैसे यहाँ पे मोटर, शंट मोटर ले रहा है 0.25 एम्पीयर, तो अगर सीरीज मोटर भी 0.25 एम्पीयर ले करंट, उस समय उसकी स्पीड क्या होगी, उसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल इस फार्मूला में पुट करना है। देखिए जिस समय सपोज कि जिस समय ये भी सीरीज मोटर भी किसी लोड के लिए करंट ले रहा है 0.25 एम्पीयर, तो Vt अपॉन भाई और I दोनों सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि K को हमने 1 लिया, तो K तो 1 है, 5 हो जाएगा आपको कितना 0.25 माइनस I और 5 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.3। तो यहाँ पर भी देखिए तो 4 गुना हो जाएगा, आप देखिए जरा 220/0.25 दैट विल गेट 4 टाइम्स 880 माइनस 0.3 मतलब 879.7 रेडियन पर सेकेंड। तो आप देखिए कि जब 0.25 एम्पीयर है, तो ये शंट मोटर जब 0.25 एम्पीयर लेता है तो करंट, तो स्पीड कितनी है 109.975 रेडियन पर सेकेंड, और अगर सीरीज मोटर 0.25 एम्पीयर लेता है तो स्पीड 879.7 रेडियन पर सेकेंड। तो खैर ये तो हम ऐसे ही आपको बताया, मेन मेरा ये था कहना कि नो लोड के कंडीशन में शंट के कंपैरिजन में इसका जो है सीरीज मोटर का स्पीड डेंजरसली हाई होता है, और उसको हम लोग ग्राफ में इस तरह से दिखाते हैं। शंट मोटर का तो आपने देख ही चुका है कि कैसा होता है नो लोड पे। सीरीज का अगर देखिए तो सीरीज का ग्राफ IA ओमेगा, तो सीरीज के ग्राफ को दिखाते हैं जनरली, क्योंकि बहुत हाई है ना, क्योंकि नो लोड पे करंट बहुत हाई है, तो उसको जनरली हम लोग इस पे दिखाते ही नहीं है, वो एक कर्व बने हुआ था उसको कहीं इन्फिनिटी पे दिखाते हैं, वेरी हाई वैल्यू, है ना। और उसके बाद फिर क्या होगा, लोड बढ़ेगा तो फिर वो घटेगा, वो सब क्या होगा वो सब देखेंगे, ठीक है। तो दिखाने का ये तरीका है कि बहुत इन्फिनिटी पे दिखाते हैं, पूरा कर्व बना देंगे हम अभी आपको। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो स्पीड और आर्मेचर करंट का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का, जैसे इसी में
है ना। ये इसी को अगर हम फिर से यहाँ लिखें तो ओमेगा एम इक्वल टू वी टी अपॉन ये के ए फाई भी के इंटू आई ए हो जाता है, तो के ए इंटू के इंटू आई ए एंड माइनस सम कॉन्स्टेंट आर ए प्लस आर ए सी अपॉन के इंटू के। तो नो लोड पे जब करंट बहुत कम है उस समय स्पीड बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड घटेगी। तो इसका जो ग्राफ बनता है, मतलब अगर आप पॉइंट टू पॉइंट एक एक लोड बढ़ाते चले जाएं पॉइंट टू पॉइंट और तब ग्राफ बनाएं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, हाइपरबोला टाइप का। और ये आपको लग भी रहा होगा हाइपरबोला टाइप का, एक्स वाई इक्वल टू सी टाइप का ये है भी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हाइपरबोलिक टाइप का बनता है। और हाइपरबोलिक जो कर्व होता है उसका एक डिमेरिट ये है कि इसका बहुत तेजी से घटने का रेट है ना। मतलब कि लोड बढ़ेगा तो काफी तेजी से घटेगा, क्या स्पीड, है ना। लोड बढ़ेगा तो स्पीड बहुत तेजी से घटेगा, ठीक है। आप बात समझिए, नो लोड स्पीड, देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक ग्राफ पर ही हम आपको दोनों दिखाएं तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी हम लोग वही पॉइंट को देखना है कि जैसे ये तो सीरीज मोटर का है, शंट का कैसा होता है, नो लोड पे मान लीजिए शंट का कुछ ये स्पीड है, नो लोड पे शंट की स्पीड सीरीज से कम होती है, सपोज कुछ ये है, ठीक है ना। और शंट के घटने का रेट क्या है, शंट के घटने का नेचर कैसा है, कुछ ऐसा। तो ये एक जो कट पॉइंट है, किसी पार्टिकुलर लोड के लिए, किसी पार्टिकुलर करंट के लिए, आप देखिए ये जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है कि इससे अगर कम लोड है, मतलब मान लीजिए कि दिस इज समथिंग आई से 2 एम्पीयर, सपोज 2 एम्पीयर, और मान लीजिए ये 10 न्यूटन मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग है, जस्ट एम्पीयर, कि जब लोड 10 न्यूटन मीटर है उस समय करंट, ये तो हम जस्ट एक कंपैरिजन कर रहे हैं ना, कि 2 एम्पीयर अगर है तो 10 न्यूटन मीटर कॉरस्पॉन्डिंग लोड है। तो ये पॉइंट ये बता रहा है कि एक पार्टिकुलर लोड तक, है ना, 0 से लेकर 2 तक, एक पार्टिकुलर लोड तक, मतलब कि 2 मोटर है, शंट और सीरीज रखा हुआ, अगर इसके बीच का कोई भी लोड हम लगाएंगे तो कौन सा मोटर उसको ज्यादा स्पीड पे घुमाएगा, सीरीज मोटर। इसके बीच का कोई भी आप करंट लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग स्पीड देखिए तो सीरीज मोटर है हाई स्पीड, यानी इसके बीच के किसी भी लोड को अगर हम कनेक्ट करेंगे शंट मोटर से और दोनों से, तो सीरीज मोटर ज्यादा स्पीड से घुमाएगा। लेकिन इसके बाद का कोई भी पॉइंट में, जैसे सपोज ये लोड लें, इसके लिए अगर आप देखिए तो सीरीज मोटर की स्पीड कम होगी और शंट मोटर की स्पीड ज्यादा होगी। मेरे बात, इसका मतलब ये है कि भले ही सीरीज मोटर का नो लोड स्पीड शंट से ज्यादा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर तरह के लोड को सीरीज मोटर ज्यादा स्पीड पे ही घुमाएगा शंट के कंपैरिजन, ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ रहे बात, समझ आ रहा है, मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लोड, अगर हम टर्मिनल वोल्टेज सेम अप्लाई करें जो हमारा यहाँ न्यूमेरिकल था, तो हर लोड के लिए सीरीज, नो लोड पे स्पीड ज्यादा है तो इसका मतलब नहीं कि हर लोड के लिए सीरीज मोटर का स्पीड ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। एक रेंज है, एक लिमिट है, उसके बाद शंट मोटर, उसके बाद का लोड लगाएंगे तो शंट मोटर की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, उससे कम का लोड लगाएंगे तो सीरीज मोटर की स्पीड ज्यादा है। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल, सिंपल एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो मेरे पास जो लोड है जिसको कि हमको लगाना है मोटर के साथ, वो लोड हम जैसे ये 10 न्यूटन मीटर की ले लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लोड टॉर्क है 10 न्यूटन मीटर, ठीक है, 10 न्यूटन मीटर का लोड टॉर्क, ठीक है ना। और इसको हमको पहले हम शंट मोटर पे लगाए उस लोड को, और अब चेक करेंगे कि स्टेडी स्टेट केस में उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है।
स्टेडी स्टेट केस मतलब TE इक्वल टू TL इक्वल टू 10। स्टेडी स्टेट में तो यही होता है, दोनों बराबर होता है, और ये बराबर होता है K phi I। K है 1, phi यहाँ पर 2 आया था, तो I कितना होगा 5। IA विल बी 5 एम्पियर, तभी तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब IA 5 है तो ओमेगा एम निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? VT अपॉन K phi माइनस IA RA अपॉन K phi। इसको करें अगर तो 220/2 माइनस 5 इंटू 0.2 बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 माइनस ये कट जाएगा 0.5, मतलब ये हो जाएगा 109.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और ये हम लोगों ने बात भी किया था कि शंट मोटर इज लाइक अ कांस्टेंट स्पीड मोटर। तो ये 0.5 न्यूटन मीटर था तो इसकी स्पीड थी 109.975, और जब 10 न्यूटन मीटर है तो भी इसकी स्पीड कितनी है? 109 रेडियन पर सेकेंड, तो है थोड़ा सा कम है। खैर, अब आते हैं इस भाई साहब पे, है ना, सीरीज पे। नो लोड पे 0.5 न्यूटन मीटर पे सीरीज मोटर की स्पीड थी समथिंग लाइक 311। हाँ, अब देखते हैं कि 10 न्यूटन मीटर पे इसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। लेट्स सी एंड यू विल गेट क्वाइट सरप्राइज्ड। 10 न्यूटन मीटर पे जब स्टेडी स्टेट होगा तो TL इक्वल टू TE इक्वल टू 10, और K है 1, और phi और IA को सेम होना है, हमने K को 1 माना है, सेम होना है, और उनका प्रोडक्ट 10 के बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा? √10 इंटू √10, है ना, ये होगा, ठीक है। स्पीड निकालिए, ओमेगा m इक्वल टू आपको पता है VT अपॉन K phi। phi कितना है? √10 माइनस IA और phi तो कट ही जाएगा, बच जाएगा 0.3। अब जरा 220/√10 करके देखते हैं। 69.57 माइनस 0.3 मतलब 69.27 रेडियन पर सेकेंड। देखिए 0.5 न्यूटन मीटर पे इसकी स्पीड थी 310 रेडियन पर सेकेंड, और 10 न्यूटन मीटर पे इसकी स्पीड घट के हो गई 69.27 रेडियन पर सेकेंड, और इसकी स्पीड कितनी है? 109.5 रेडियन पर सेकेंड। मतलब कि अगर शंट मोटर और सीरीज मोटर रखा हुआ है और 10 न्यूटन मीटर के लोड को लगाना है, तो कौन सा मोटर उसको ज्यादा स्पीड पे घुमाएगा? शंट मोटर घुमाएगा, है ना। शंट मोटर घुमाएगा 109.5 रेडियन पर सेकेंड की स्पीड पे, और सीरीज मोटर घुमाएगा 69.27 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको लोड दिया हुआ हो और सारे पैरामीटर्स अगर आपको पता हो, तो आप ये जज कर सकते हैं कि विच मोटर टू चूज, किस मोटर को चुनें, कौन सा मोटर ज्यादा स्पीड देगा, ये आप जज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात इंपॉर्टेंट थी इस कैरेक्टरिस्टिक में, इंपॉर्टेंट यही समझाना था आपको कि कंपैरिजन किस तरह से हम दो मोटर को आपस में कंपेयर करेंगे, शंट मोटर और सीरीज मोटर को, ठीक है। ओके, अब देखिए, यानी इसका कर्व कुछ इस तरह से, भाई हाइपरबोलिक टाइप का कर्व है इसका, ये घटता बहुत तेजी से है, किस रेंज तक क्या है वो आप समझ सकते हैं। अब इसमें एक और चीज समझना ये है, अभी हमने आर्मेचर रिएक्शन को क्या किया? इंक्लूड नहीं किया, आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट करके ये करवाया, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू घट जाती है, यही होता है ना, आर्मेचर रिएक्शन और डीमैग्नेटाइजेशन। तो आइए इसी पर देख लेते हैं, मान लीजिए √10, ये है √10 एम्पियर, सॉरी, मान लीजिए कि ये जब ठीक है, मतलब ये कंडीशन है कि जब लोड है 10 न्यूटन मीटर, तो 1 इंटू √10 का ये हो रहा है, ठीक है ना। और जब हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा आप खुद सोच के देखिए, दैट इज ओमेगा m इक्वल टू VT अपॉन क्या था ये KA phi माइनस IA इंटू RA प्लस RAC अपॉन KA, यही था फॉर्मूला। अब देखिए, अगर लोड टॉर्क 10 न्यूटन मीटर है, आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट किए
तो यहाँ पे ये √10 हो गया, ये √10 हो गया, फ्लक्स इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। लेकिन अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करें तो ये पूरी तरह से इसके बराबर नहीं होगा, ये कुछ कम होगा। तो √10 होता है मेरे ख्याल से 3.162, √10 होता है 3.162। तो इसका मतलब ये है कि जब हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे, है ना, जब आर्मेचर रिएक्शन को हम इंक्लूड करेंगे तो उस समय ये वैल्यू √10 नहीं होगी, उससे कुछ कम होगी। तो 3.16 होता है, हम इसको 3 ले लें, ठीक है। और अगर ये 3 होगा तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आर्मेचर करंट कितना होगा, 10/3, ठीक है ना। पहले था √10, अब होगा 10/3, तभी तो ये होगा। और 10/3 पर अगर स्पीड निकालें, है ना, अब अगर आप स्पीड निकालिए, ठीक है, तो क्या होगा, Vt अपॉन, पहले जब आर्मेचर एक्शन को हम नेग्लेक्ट किए थे, आर्मेचर एक्शन को जब नेग्लेक्ट किए थे तो 10 न्यूटन मीटर के लिए स्पीड आ रही थी 69.27 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। और अब जब आप इसको इंक्लूड करेंगे तो ये हो जाएगा Vt कितना है 220/K कितना है 3 माइनस Ia कितना है 10/3 इंटू 0.3/3। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ रहा है, 220 डिवाइडेड बाय 3, इट इज 73.33 माइनस ये है लगभग 0.33, तो ये 73 रेडियन पर सेकेंड के करीब है। मतलब आर्मेचर रिएक्शन अगर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं तो स्पीड आता है 69.27 रेडियन पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअल स्पीड, जो कि आर्मेचर रिएक्शन तो होता ही है, तो एक्चुअल स्पीड कितना है 73 रेडियन पर सेकेंड। मतलब कि नेग्लेक्ट करके ऐसा कर्व आया, लेकिन इंक्लूड करेंगे तो कर्व कुछ ऊपर होगा क्योंकि स्पीड ज्यादा होगी। देखिए ना, नेग्लेक्ट किए तो 69.27 और इंक्लूड किए मतलब फ्लक्स कुछ कमेगा तो करंट विल बी मोर हायर, और वहां से निकाले तो स्पीड कुछ ज्यादा होगी। मतलब ये जो कर्व है ये तो है आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड का, ठीक है ना। लेकिन जो एक्चुअल कर्व होगा आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूड का, लोअर वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट पर तो आर्मेचर रिएक्शन का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब वैल्यू बढ़ेगी ना तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। दिस इज फॉर, ये नोट्स में हम आपको भेज देंगे आर्मेचर रिएक्शन। समझ में आ गई बात। तो ये फिगर है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा डीसी सीरीज मोटर का। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, एक में फ्लक्स कांस्टेंट है, एक में फ्लक्स वेरिएबल है, इसी के कारण ये प्रॉपर्टीज में चेंज है, ठीक है। तो अब आते हैं इसके सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पर, टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। बहुत इजी, देखिए टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स शंट मोटर के लिए अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या है, T = K∅Ia, ठीक है। और Ka शंट मोटर के लिए K तो कांस्टेंट है ही, phi भी कांस्टेंट है, इसलिए TE इज प्रोपोर्शनल टू Ia हो जाता है। तो TE और Ia प्रोपोर्शनल है तो उनके बीच का रिलेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूड करते हैं तो थोड़ा सा बेंड होता है, ठीक है। अब आइए जरा सीरीज मोटर पर, यहाँ पर भी फॉर्मूला तो वही है T = K∅Ia, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि phi इज नॉट कांस्टेंट, तो phi इज प्रोपोर्शनल टू Ia और phi इज इक्वल टू K इंटू Ia। और यहाँ पे इस चीज को पुट करें तो T = Ka इंटू KIa इंटू Ia, करेक्ट ना। अब इसमें यहाँ देखिए K इंटू Ia स्क्वायर, और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू Ia स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू Ia स्क्वायर एंड हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू Ia। इंपॉर्टेंट, इससे कुछ पॉइंट निकल के सामने आएगा, लेकिन उससे पहले, उस पॉइंट के निकले उससे पहले हम लोग आते हैं इसके कर्व पे, ठीक है। देखिए जरा, कैसा कर्व बनेगा, ये कैसा कर्व बनता है इस तरह का अगर होता है तो,
E is proportional to IA स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसमें देखें, इसका मतलब क्या है कि अगर टॉर्क डबल होता है, मतलब पहले हमने जो लोड टॉर्क लगाया हुआ था और उसके कारण जो करंट, शंट मोटर के लिए जो हमने लोड टॉर्क लगाया हुआ है उसके कारण जो आर्मेचर करंट हो रहा है, अगर हम टॉर्क को डबल कर दें तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि आर्मेचर करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, करेक्ट ना। लेकिन यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप सोचिए कि हमने सपोज 10 न्यूटन मीटर के लिए, 10 न्यूटन मीटर के लिए हम 2 एम्पीयर करंट ड्रॉ किया। जैसे अभी 10 न्यूटन मीटर के लिए कितना करंट ड्रॉ कर रहे थे, रूट 10 है ना, 3.162, ठीक है ना। तो अगर डबल कर दें, लोड को 20 न्यूटन मीटर कर दें, तो करंट कितना ड्रॉ होगा। अब जैसे इसमें डबल किया तो डबल हो गया, इसमें डबल करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्या होगा, ठीक है, वी विल सी। लेकिन आप सोचिए, तब तक हम ये ग्राफ बनाते हैं कि जब ये 10 न्यूटन मीटर था तो ये करंट था रूट 10। इसमें जब 10 न्यूटन मीटर था तो हमको याद नहीं कितना करंट था, जो भी था x था। जब 20 न्यूटन मीटर होगा तो देगा 2x। इसमें जब 10 न्यूटन मीटर है तो रूट 10 है, जब 20 न्यूटन मीटर होगा तो क्या होगा, करेक्ट ना, ठीक है, उसको आप सोचिए। लेकिन उससे पहले जरा इसके हिसाब से कर्व सोचिए, ठीक है ना, कर्व सोचिए जरा कि सपोज कि इस वैल्यू पे, करंट की इस वैल्यू पे टॉर्क की कुछ वैल्यू है, ठीक है, टॉर्क की कुछ वैल्यू है, ठीक है ना। और अगर टॉर्क डबल होगा, जैसे यहाँ पे टॉर्क डबल होगा तो करंट का क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि देखिए, जब ये हमने जैसे उसको प्रूव किया था कि जैसे TL इक्वल टू 10 था तो क्या हुआ, 1 इंटू फ्लक्स भी रूट 10 हुआ और करंट भी रूट 10 हुआ, तब हुआ ना काम। उसी तरह से जब TL इक्वल टू 20 होगा तो ये क्या होगा, रूट अंडर 20 इंटू रूट अंडर 20, है ना, रूट अंडर 20 इंटू रूट अंडर 20, ठीक है। तो यानी कि जब लोड डबल होता है तो शंट मोटर में करंट डबल हो जाता है, लेकिन सीरीज मोटर में करंट डबल नहीं होता है, करंट रूट 2 टाइम्स हो जाता है, कि नहीं, करंट कितना, रूट 2 टाइम्स हो गया, रूट 10 इंटू रूट 2, तब तो रूट 20 हुआ, रूट 2 टाइम्स हो गया। यहां डबल होगा लोड तो करंट भी डबल होगा, यहां अगर लोड डबल होगा तो करंट डबल नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉसेस के टर्म्स में, यहाँ पे लोड डबल होगा तो करंट डबल हो गया, मतलब लॉसेस बढ़ गए। यहाँ पे लोड डबल होगा तो करंट डबल नहीं होगा, करंट रूट 2 टाइम्स बढ़ रहा है ना, और रूट 2 टाइम मतलब 1.414 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं बढ़ा, 1.414 टाइम्स बढ़ा, तो लॉसेस विल बी लोअर इन सीरीज मोटर, ठीक है। अगर लोड को 3 टाइम्स बढ़ा दें, जितना लोड बढ़ा होगा उतना बेनिफिट है। अगर आप लोड को 3 टाइम्स बढ़ा दें तो यहाँ पर तो करंट भी 3 टाइम्स बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे करंट 3 टाइम्स नहीं बढ़ेगा। अगर आप 30 कर दीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30, रूट 3 टाइम्स बढ़ा, 1.732 टाइम्स ही बढ़ा, जबकि यहाँ पर तो 3 टाइम्स बढ़ेगा। समझ में आ रही बात। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि सीरीज मोटर में अगर लोड डबल होता है तो करंट रूट 2 टाइम्स बढ़ता है, ट्रिपल होता है तो रूट 3 टाइम्स बढ़ता है, ठीक है। तो मतलब कि मान लीजिए कि दैट इज ये 1 था, ये 1 था, लोड जब हो गया 2
तो क्या करंट भी 2 हो जाएगा? नहीं, करंट √2 टाइम्स बढ़ेगा, 1.414 होगा। इसीलिए तो अगर ये भी 2 टाइम्स होगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इसका पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा। जब ये 3 होगा तो ये √3 टाइम्स होगा, बस थोड़ा सा कुछ ज़्यादा होगा, है ना। और जब आप इसको प्लॉट करेंगे इट विल बी लाइक ए पैराबोला। लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा और इधर से स्लोप होता है, नो प्रॉब्लम, सही है। तो यहां से आपने ये समझा कि जब हम लोग इसको सीरीज मोटर के केस में जब लोड बढ़ता है तो करंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन करंट के बढ़ने का रेट क्या है? अगर लोड x टाइम्स बढ़ रहा है तो करंट √x टाइम्स बढ़ेगा। जबकि शंट मोटर में अगर लोड x टाइम्स बढ़ेगा तो करंट भी x टाइम्स बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? दैट इज ऑल, ठीक है। अच्छा, इसमें भी ये जो फिगर बनाए हैं ये आर्मेचर रिएक्शन को नेग्लेक्ट करके बनाए हैं। जब आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, सोचिए। देखिए, जब आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे तो ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगा ना। अभी क्या है, phi is proportional to KI ये हो गया। मान लीजिए कि बहुत लार्ज करंट पे आर्मेचर रिएक्शन के कारण, मतलब जब लोड बहुत ज्यादा है तो आर्मेचर रिएक्शन इतना ज्यादा हुआ कि फ्लक्स को कांस्टेंट कर दिया, फ्लक्स को बढ़ने ही नहीं देगा, सैचुरेशन में आ गया, ठीक है ना। तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या ये रिलेशन पैराबोलिक रहेगा? कैसा हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा इसकी तरह से। अगर हम आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करें तो बहुत ही लार्ज वैल्यू ऑफ करंट के लिए फ्लक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, बढ़ने ही नहीं दे, सैचुरेशन हो गया, है ना। तो फिर ये क्या होगा, लीनियर की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि बहुत कि इसका अगर ये तो नेग्लेक्टेड का है, अगर एक्चुअल कर्व बनाए तो ये लार्ज वैल्यू पर जाकर के ये कर्व लीनियर हो जाता है। मतलब कैसा, देखिए ये ऐसे तो जा रहा है ना, बहुत ही लार्ज वैल्यू पे जाकर के फिर ये ऐसे, मतलब लीनियरिटी को, लीनियरिटी टाइप का हो। दिस इज आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड एंड दिस इज आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड। सारा कुछ आपके नोट्स में है, यू विल सी दैट, ठीक है। सही बात बोलिए, ठीक है। तो यहां से ये कुछ बातें आपको समझ में आ गई सीरीज मोटर के लिए। इससे ये टॉर्क और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पर, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक शंट मोटर का आपको पता ही है, कुछ इस तरह से होता है। नो लोड टॉर्क पे स्पीड बहुत हाई, मतलब दैट इज सिमिलर टू आर्मेचर करंट, और जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड घटेगा। अब आते हैं सीरीज मोटर में। सीरीज मोटर में पहले तो एक रिलेशन निकालना पड़ेगा स्पीड और टॉर्क के बीच में। तो ओमेगा m इक्वल टू Vt अपॉन K phi माइनस Ia इंटू Ra प्लस Rc, तो पता ही है आपको, और phi प्रोपोर्शनल टू Ia होता है, phi इक्वल टू Ki होता है। तो यहाँ पर phi की जगह पुट कर देंगे Ki, तो ऐसा बन जाएगा। अब टॉर्क क्या होता है, K phi Ia, यहाँ पर भी phi की जगह Ki पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, K इंटू Ia स्क्वायर। यहाँ से Ia निकालिए तो Ia आ जाएगा √Te अपॉन K इंटू K, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमको स्पीड और टॉर्क में रिलेशन चाहिए ना, तो यहाँ पे आर्मेचर करंट के जगह इस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। मेरी बात ठीक है। T यहाँ से करंट टॉर्क का वैल्यू निकाले करंट के टर्म्स में, √Te अपॉन K/K, और यहाँ से करंट की वैल्यू को इसमें पुट कर दिए तो कट के ये आएगा Vt अपॉन √Te Ka इंटू K माइनस Ra प्लस Rac अपॉन K इंटू K। अब जरा आप देखिए, Vt कांस्टेंट है, ये √K कांस्टेंट है, Ra प्लस Rac ये सब कांस्टेंट है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है। यहाँ से आपको सीधे सीधे अगर हम कहें जस्ट, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा ओमेगा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T। ओमेगा m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √T, क्योंकि दिस इज आल्सो कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट पार्ट है, हमेशा इतना ही माइनस होगा। ये भी कांस्टेंट है, ये सब के ये सब भी कांस्टेंट है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T है, होना भी चाहिए, क्योंकि
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू बहुत कम होती है नो लोड पे, है ना, तो स्पीड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और जब टॉर्क बढ़ता है तो स्पीड घटता है। ठीक है, जब टॉर्क बढ़ता है तो स्पीड घटता है। ठीक है ना, तो यानी कि इसका भी कर्व कुछ वैसा ही होगा जैसा कि स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में था। ठीक है, लेकिन कुछ एक पॉइंट इसमें भी हम लोग समझेंगे कुछ इस तरह से, इसका भी कुछ हाइपरबोलिक नेचर ही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने देखा था इससे पहले वाले में टॉर्क आर्मेचर करंट में कि जब टॉर्क डबल होता है तो करंट टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो ऑब्वियसली करंट भी बढ़ेगा। लेकिन करंट कितना, अगर टॉर्क 2 टाइम्स बढ़ता है ना, टॉर्क अगर डबल होता है तो आर्मेचर करंट √2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, यहां पे क्या देख रहे हैं कि टॉर्क बढ़ेगा, स्पीड घटेगी। कितना घटेगा, समझ में आ रहा है? मतलब टॉर्क डबल होगा तो आर्मेचर करंट √2 टाइम्स होगा, और टॉर्क डबल होगा तो स्पीड घटेगी। कितना घटेगी? सेम चीज है जैसा वहां था, बिल्कुल सेम चीज यहां भी है, लेकिन वहां पे बढ़ता था। यहां पे देखिए जब ये इंक्रीज होगा तो ये घटेगा। कितना घटेगा? √2 टाइम्स घटेगा, सेम। ठीक है, मतलब आप करके भी देख सकते हैं ओमेगा m1। तो हम लोग ये देख रहे थे कि देखिए हम ये बात कर रहे थे कि अगर लोड डबल होता है तो आर्मेचर करंट √2 टाइम्स बढ़ता है, लेकिन स्पीड कितने टाइम्स घटेगा? तो स्पीड √2 टाइम्स घटेगा, क्योंकि जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा था कि अगर Te1 इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर पे अगर ओमेगा m1 इक्वल टू सपोज 69 है, और Te2 इक्वल टू 20 न्यूटन मीटर पे ओमेगा m2 इक्वल टू कितना होगा? ठीक है, सिंपल अगर, क्योंकि ये सब है ना इस तरह से सिंपल अगर कैलकुलेशन करें तो आप देखिएगा कि वो लगभग √2 टाइम्स ही आता है। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें ये इक्वेशन अगर लिखेंगे तो ओमेगा m1 अपॉन ओमेगा m2 इक्वल टू √Te2 अपॉन √Te1 होगा। तो ओमेगा m1 69 अपॉन ओमेगा m2 इक्वल टू √Te2 यानी √20 डिवाइडेड बाय √10, तो ये कट जाएगा तो कितना होगा? √2। तो देयरफॉर ओमेगा m2 विल बी इक्वल टू 69 बाय √2। तो कहने का मतलब ये है कि कर्व तो कुछ ऐसा ही होगा, और जब टॉर्क डबल होगा तो आर्मेचर करंट √2 टाइम्स बढ़ेगा और स्पीड √2 टाइम्स घटेगी। ठीक है, करेक्ट ना? अगर 3 टाइम्स बढ़ेगा टॉर्क तो स्पीड √3 टाइम्स घटेगी। और ये आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड का है, आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड का, जैसा ओमेगा m और करंट में था सेम चीज यहाँ पर भी है ना, टॉर्क और ये। तो जब आर्मेचर रिएक्शन को इंक्लूड करेंगे तो उस केस में ये कर्व जैसे उसके केस में ऊपर गया था वैसे इसमें भी ऊपर जाएगा इस तरह से, हायर स्पीड। तो आर्मेचर रिएक्शन नेग्लेक्टेड का ये है और आर्मेचर रिएक्शन इंक्लूडेड का ये, जो हमने वहां पर प्रूव भी किया था स्पीड आर्मेचर करंट के लिए, सेम चीज यहाँ पर इसके लिए। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके सीरीज मोटर के। आपने देखा स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक में हाइपरबोलिकली किस तरह से तेजी से घटता है, नो लोड स्पीड बहुत ज्यादा है तो नो लोड पे कभी भी ऑपरेट नहीं करते हैं डीसी सीरीज मोटर को। फिर टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक देखा पैराबोलिकली, है ना, और अगर टॉर्क डबल होगा तो करंट √2 टाइम्स बढ़ेगा इस तरह से। और फिर स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक देखा जो कि स्पीड आर्मेचर करंट के ही जैसा है, और अगर टॉर्क डबल होता है तो स्पीड √2 टाइम्स घटता है इस तरह से। तो ये सारी चीजें हमने सीरीज मोटर में देखी, और शंट मोटर सीरीज मोटर में हमने कंपैरिजन भी करना समझा कि किसी पार्टिकुलर लोड के लिए कौन सा मोटर ज्यादा स्पीड देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, और तब आप और अच्छे से आपके पास एक और चॉइस होगा कंपाउंड मोटर का, और तब आप और ही अच्छे से समझ पाएंगे कि किसी पार्टिकुलर लोड के लिए कौन सा मोटर बेस्ट है।
शंट, किस सीरीज की, कंपाउंड। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज से क्लास को अच्छे से समझिए और इसके नोट्स हम आपको भेज देंगे, उसको देखिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।